गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग जुड़ जाए जल्दी से, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो जल्दी से। ठीक, देखो इससे पहले हमने साइंस का पार्ट 1 चालू किया था प्रैक्टिस सेट का, और इस बार साइंस 2 ला रहे हैं। साइंस का पार्ट 2 चालू करना है। तो इससे पहले वाला एक क्वेश्चन हमने दिया था कि आपको पिछले वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन हमने कहा था इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। ठीक, तो उसका आंसर क्या था? सही सी ऑप्शन सही था। उसका क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही था। चलो फिर चालू करते हैं क्वेश्चन। फिर पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है ओम मीटर, जूल, एम्पियर और ओम। पहला ऑप्शन है ओम मीटर, ओम मीटर। दूसरा ऑप्शन है जूल, और तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है ओम। तो प्रतिरोधकता की इकाई एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। ठीक, तो ओम का ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। एम्पियर में क्या नापते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में। जूल और ओम मीटर, जूल में क्या नापते हैं? कार्य को, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ओम मीटर, ओम मीटर इसका आंसर है ओम मीटर। ओम मीटर में क्या नापते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किसमें नापते हैं? या प्रतिरोधकता किसका, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन देखो। ऑप्शन में है किलोवाट, वाट, जूल और अश्व शक्ति। ऑप्शन है किलोवाट, वाट, जूल और अश्व शक्ति। अश्व शक्ति। तो इसमें बताना आपको उद्योगों में शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वैसे शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, किलोवाट भी होता है, लेकिन जो उद्योगों में प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हार्स पावर, मतलब कि अश्व शक्ति। ठीक, हार्स पावर। ये तीनों, वैसे ये सारे, ये जूल आपका किसका मात्रक हो जाएगा? कार्य का मात्रक हो जाएगा। किलोवाट और वाट ये शक्ति के मात्रक हैं, ये भी शक्ति का मात्रक है, लेकिन उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं। ये शक्ति का मात्रक दोनों है, ये भी और ये भी, लेकिन उद्योगों में जो प्रयोग करते हैं वो है हार्स पावर, अश्व शक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन बटे में समय लगने वाला समय बराबर किसके होगा? वेग में परिवर्तन बटे में लगने वाला समय किसके बराबर होगा? ऑप्शन है आवेग के बराबर, गति के बराबर, त्वरण के बराबर और विस्थापन के बराबर। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आवेग, आवेग। दूसरा है गति, तीसरा ऑप्शन है त्वरण, और चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे कहा गया कि वेग में परिवर्तन बटे में लगने वाला समय किसके बराबर है? तो आप लोगों ने पढ़ा है ये गति, गति मतलब चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पे कहा गया वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन बटे में लगने वाला समय किसके बराबर होता है? वेग डेल्टा वी अपान डेल्टा टी,
ये किसके बराबर होता है? डेल्टा V अपान डेल्टा टी किसके बराबर होता है? तो ये होता है त्वरण के बराबर। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे में समय। ठीक, वेग परिवर्तन बटे में समय। त्वरण क्या होता है? त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक, जैसे गाड़ी में लगा होता है एक्सीलेटर, तो एक्सीलेटर को जब घुमाते हैं तो गाड़ी तेजी से बढ़ती है, तो उसी को कहते हैं त्वरण। मतलब है कि जैसे 1 सेकेंड में गाड़ी जितनी रफ्तार पकड़ लेती है, मतलब वेग में जितना परिवर्तन हो जाता है प्रति सेकेंड में, उसी को कहते हैं त्वरण। मतलब है कि किसी दिए गए समय में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक, विस्थापन देखो, विस्थापन और त्वरण, एक होता है दूरी होता है, एक होता है विस्थापन। तो दूरी एक अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन एक क्या होती है? सदिश राशि होती है। ठीक, वैसे त्वरण भी एक क्या है? सदिश राशि है। आवेग भी सदिश राशि है, और गति एक अदिश राशि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है, गति का दूसरा समीकरण और फिर है डॉट डॉट और समय के बीच का संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट है, फिर और समय के बीच संबंध देता है। ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है वेग, और चौथा ऑप्शन है स्थिति। ये 4 ऑप्शन है। गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है? ठीक, तो ये आपको बताना है। वैसे आपको हम बताते हैं गति का दूसरा समीकरण क्या है। गति का जो दूसरा समीकरण है उससे आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लो। यहाँ पे क्या है? संवेग है, त्वरण है, वेग है और स्थिति है। स्थिति मतलब है कि दूरी या विस्थापन आप कह दें। अब देखो, तुमको हम बताते हैं पहले गति के समीकरण। गति का जो समीकरण है ये गैलीलियो ने दिए थे। 3 समीकरण है गति के, 3 समीकरण सबको याद रखना है। गति के 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं? एक होता है v बराबर u प्लस at, ये पहला समीकरण होता है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होता है। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। ये 3 समीकरण है। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण गैलीलियो ने दिए थे और ये गति के समीकरण है, जिसमें आपको पता होगा v होता है, v और u ये चाले हैं। a क्या है? यहाँ पे त्वरण है, t है समय, s क्या है? विस्थापन या स्थिति। ठीक, तो हमसे पूछा जाता है कि पहला समीकरण किसको किसको बताता है, दूसरा समीकरण किसके बीच के संबंध है, तीसरा समीकरण किसके बीच के संबंध है। तो इसके लिए आपको जब भी आपको संबंध निकालना हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फार्मूला याद है तो u और a, इन सबका मान या इन सबको काट दो समीकरण में, इनको काट दो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किसके बीच में संबंध है। तो जैसे पहला समीकरण है, इसमें हमने u को और a को काट दिया, केवल इनको काटना है, u को और a को। अगर u को और a को काट देंगे तो पहला चाल और समय को बताता है। पहला समीकरण किसको बताता है? चाल और समय को। दूसरा समीकरण देखो, u को और a को काट दो तो यहां भी समय, यहां भी समय, और यहाँ पे ये विस्थापन या कहे स्थिति। तो दूसरा समीकरण बताता है विस्थापन और समय को।
और तीसरा है इसमें हम u को काट देते हैं और a को काट देते हैं। तो दूसरा किसको बताता है? चाल और स्थिति या विस्थापन को। ठीक, तो ये तीन समीकरण गैलीलियो के हैं, जिसमें आपको पहला समीकरण चाल और समय के बीच का संबंध है, दूसरा है स्थिति और समय के बीच का संबंध है, यहाँ भी समय है, और तीसरा है चाल और स्थिति के बीच संबंध। तो हमारा क्वेश्चन था कि दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट फिर आगे और समय के बीच का संबंध है। तो डॉट डॉट के स्थान पे क्या आएगा? गति का समीकरण समय और स्थिति के बीच का संबंध है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्थिति। तो ये आपको तीनों समीकरण याद रखना है, गैलीलियो के हैं गति के समीकरण, और आपको u और a को हटा देंगे जिस समीकरण में, तो आपको पता चल जाएगा कौन किसके बीच के संबंध बताता है। ये ग्रुप डी में और एनटीपीसी में हर बार, मतलब रेलवे के पेपर में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, अगला है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े हैं, 3 नियम हैं न्यूटन के गति के नियम। ऑप्शन देखो यहाँ पे है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बल की परिभाषा किससे मिलती है? न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण से? तो सबको पता है कि जो न्यूटन का पहला नियम है, इससे परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उससे परिभाषा मिलती है, दूसरे से F बराबर ma मतलब फार्मूला मिलता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। पहले नियम से गति का बल की परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक, और तीसरे नियम को पता है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं तीसरे नियम को। ठीक, जिसमें आपके जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सारे संवेग संरक्षण के नियम पे भी कार्य करते हैं। जैसे आपका आदमी का तैरना, आदमी तैरता है, पानी पीछे करता है तभी आगे बढ़ता है, क्रिया जितना पीछे करेगा उतना आगे बढ़े, प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट होता है, रॉकेट होता है, जितना नीचे की ओर ये मतलब गैस को छोड़ेगा उतना ये आगे बढ़ेगा। ठीक, ये सारे क्या होते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम होते हैं। आदमी का चलना, आदमी जितना जमीन पे पैर मारेगा उतना आगे बढ़ेगा, ये जंप मारना। ठीक, ये सारे नियम किसमें होते हैं? न्यूटन के तृतीय नियम पे। और बल की परिभाषा प्रथम नियम पे और सूत्र दूसरे नियम पे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया स्थिति या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डॉट डॉट कहा जाता है। क्वेश्चन है स्थिति या स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है संवेग, बल, वेग और जड़त्व। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक, याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट में बताना है, और हम अगले क्वेश्चन बताएंगे इसको, अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे 6 नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव को ठोस में बदलना, इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है विखंडन है, उत्पादन है या उत्सादन है, और हिमीकरण है, संलयन है।
द्रव का ठोस में बदलना, कोई द्रव है पानी से बर्फ में बदलना, इसको क्या कहते हैं? हिमीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमीकरण, या इसी को जमाव भी कहते हैं। पानी का अगर ठोस में बदलना, इसको क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। ठीक, अब आपको हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, इसको याद कर लेना। गैस, द्रव और इसके बाद ठोस। इसको याद रखना है सबको कि जैसे कोई चीज द्रव से गैस में बदलती है, द्रव से गैस में बदलती है, अगर कोई वस्तु है द्रव से गैस में बदलती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव से गैस में बदलने को क्या कहते हैं? इसको वाष्पीकरण कहते हैं। इसको ऐसे लिख लेना, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण, गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। गैस से द्रव में बदलने को कहते हैं संघनन। संघनन, ठीक। द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण, गैस से द्रव में बदलना संघनन। अब इसके बाद देखो, द्रव से ठोस में बदलना, अगर कोई वस्तु द्रव से ठोस में बदलती है, द्रव से ठोस में बदलती है, इसको कहते हैं हिमीकरण। हिमीकरण, ये इसी को जमना भी कहते हैं, हिमीकरण। और ठोस से द्रव में बदलना, मतलब कोई भी ठोस है वो द्रव में बदलती है तो इसका मतलब क्या होता है? गल जाती है, गलन। गलन, जैसे पानी है, पानी बर्फ में बदलना, मतलब द्रव से ठोस में बदलना कहते हैं हिमीकरण। अब बर्फ है, बर्फ से पानी बदलना मतलब गलन, गल जाती है। ठीक, अब इसके बाद है कि जैसे ठोस से गैस में कोई चीज बदलती है, ठोस से गैस में, ठोस से गैस में बदलने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में बदलने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक, और इसके बाद अगर हम कहें गैस से ठोस में बदलना, गैस से ठोस में बदलना, अगर कोई चीज गैस से ठोस में डायरेक्ट बदलती है जिसको कहते हैं निक्षेपण। इसको याद करना, निक्षेपण, निक्षेपण कहते हैं इसको। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कोई चीज गैस में है, गैस से द्रव में बदलना, संघनन। ठीक, वर्षा होती है, पानी गैस अवस्था में होता है, वो बारिश होकर जब नीचे आता है तो द्रव अवस्था में आता है। अब द्रव से गैस में बदलना, तो जैसे पानी भरा है तो जब ऊपर जाता है, आसमान में बादल बनते हैं, तो वो पानी नीचे द्रव होता है, जब ऊपर जाता है तो गैस अवस्था में होता है, तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से ऊपर जाता है। द्रव से ठोस में बदलना, हिमीकरण, मतलब पानी है, पानी से ठोस में बदलना, बर्फ बनना, यह कहलाता है हिमीकरण। बर्फ से पानी बनना मतलब गलन, ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ठोस से गैस में, कपूर देखा होगा सभी लोगों ने, कपूर। कपूर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है, और इसको अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो ये अपने आप क्या होता है? उड़ जाता है। मतलब यह है कि ठोस से सीधे गैस में बदलता है, और गैस अवस्था से ठोस में बदलने को कहते हैं निक्षेपण। गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने को कहते हैं निक्षेपण। ठीक, इतना सभी लोग जल्दी से इसको बना लेंगे। बन गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है अंडे का पकना, रासायनिक परिवर्तन है। आइस क्यूब का पिघलना, रासायनिक परिवर्तन है, मतलब है कि नहीं है। केला सड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है। और लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है? क्या है? अंडा के पकना, आइस क्यूब का पिघलना, केले का सड़ना, लोहे में जंग लगना, इसमें कहा कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक,
तो आप लोगों को पता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक 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 परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखो, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है कि जो एक चीज दूसरी चीज में बदल जाए, ठीक, और वापस दोबारा नहीं आ सके। जैसे मान लो कि मान लो कि केला है, जैसे केला है, केला भी शुद्ध है, अगर वो सड़ जाए और उसके बाद वो पुनः बन जाएगा क्या, केला शुद्ध मतलब शुद्ध हो जाएगा। केला है, अच्छा है, स्वच्छ मतलब उसके बाद वो फ्रेश है, सड़ जाए खराब हो जाएगा तो क्या वो शुद्ध हो जाएगा तुरंत वापस? नहीं हो सकता है ना। तो जो शुद्ध नहीं हो सकता है, जो शुद्ध नहीं हो सकता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन एक एक अवस्था दूसरे अवस्था में चला जाए और वापस फिर उसी में आ जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखो, पानी है, पानी चेंज हो जाएगा ठोस में, मतलब बर्फ में, ठीक। पानी किस अवस्था में होता है? द्रवावस्था में, चला जाएगा बर्फ में, ठोस जम जाएगा तो बर्फ बन जाएगा। ठोस अवस्था, ये द्रवावस्था में है, ये ठोस अवस्था में। अब बर्फ गलेगी तो फिर बन जाएगा पानी। तो एक अवस्था दूसरे अवस्था में जाना और फिर वापस आना, इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक। रासायनिक परिवर्तन पुनः नहीं चेंज होगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन चेंज हो जाएगा, मतलब एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से फिर बन जाएगा, वही इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन क्या था? अंडा पकना। अंडा है, अंडा अगर पकेगा, पहले अंदर कैसा होता है? गीला होता है द्रवावस्था में, उसके बाद जब पकेगा तो ठोस अवस्था में बन जाएगा। अब ठोस अवस्था से क्या फिर बन जाएगा द्रवावस्था में? तो फिर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। दूसरा है आइस क्यूब का पिघलना। आइस क्यूब मतलब कि आइस क्यूब का मतलब है कि आइस मतलब ये बर्फ, बर्फ का टुकड़ा, ये इसी को कहते हैं, ऐसे बना होता है, इसी ये बर्फ का टुकड़ा है, इसको कहते हैं आइस क्यूब। अब ये पिघलेगा तो बन जाएगा पानी, पिघलेगा तो बन जाएगा द्रवावस्था में, और फिर द्रव को जमा देंगे तो फिर बन जाएगा आइस क्यूब उसी में। तो इसका मतलब है कि आपका ये भौतिक परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आइस क्यूब का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? आइस क्यूब का पिघलना, आइस क्यूब का पिघलना। देखो अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बायो से भी है। मानव शरीर में किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? मानव शरीर पर किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है हृदय और चौथा है पेट। गुर्दा, पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है फेफड़ा और चौथा ऑप्शन है पेट, ठीक। तो एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी किसमें होती है? मानव के किस अंग में, शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी केवल एक जगह होती है और वो होती है हार्ट में, मतलब हृदय में, हृदय में होती है एंजियोप्लास्टी, ठीक। गुर्दा, गुर्दा मतलब क्या होता है? किडनी, गुर्दा मतलब किडनी, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं? किडनी। मानव में दो किडनी होती है, ठीक। किडनी की इकाई क्या होती है? किडनी की इकाई, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। हृदय, हृदय आप सभी को पता है हृदय का कार्य क्या होता है?
ब्लड का पंप करना। ठीक। फेफड़ा, फेफड़े में क्या पाई जाती है? कूपिकाएं पाई जाती है, तो इसकी इकाई क्या होती है? कूपिका। ठीक। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। इससे शब्द जुड़ा होता है कार्डिक, कार्डियोलॉजी, एक कार्डिक शब्द जुड़ा होता है। पेट, पेट किसको कहते हैं? आमाशय, आमाशय को कहते हैं पेट, जिसकी आकृति, आमाशय की आकृति कैसे होती है? जे आकार की होती है। पूछा जाता है कि पेट मतलब कि आमाशय, आमाशय का आकार कैसा होता है? जे। ठीक। तो एंजियोप्लास्टी किसमें होती है? हार्ट में, हार्ट में होती है। ठीक। अब हार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, किसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं, 4 वाल्व अलग अलग होते हैं इसमें। इसके बाद देखो अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है रक्त में सफेद रक्त कण, जो रक्त में सफेद रक्त कण होते हैं, आगे डॉट डॉट है, मतलब यहाँ पे आपको क्या भरना है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, क्या सफेद रक्त कण प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं? दूसरा ऑप्शन है पोषक तत्वों को ले जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है शरीर के संक्रमण से बचाते हैं। और चौथा ऑप्शन है खून जमने में मदद करते हैं। जो रक्त में सफेद कण होते हैं, सफेद रक्त कण क्या करते हैं? सफेद रक्त कण वही है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, WBC, इसी को कहते हैं सफेद रक्त कण। इनका कार्य क्या होता है? सभी को पता है इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है शरीर को संक्रमण से बचाना, शरीर को संक्रमण से बचाना। तो WBC का कार्य क्या होता है? शरीर को संक्रमण से बचाना। ठीक। ब्लड में क्या क्या होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। तो आप लोगों ने ब्लड के बारे में पूरा पढ़ा है। तो जो रक्त में सफेद कण होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? शरीर को संक्रमण से बचाना। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है, और शेयर कर दें सभी लोग। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।